Hello everyone, very warm welcome to all of you on this current affairs session. हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर सेशन देख रहे हैं। उस कड़ी में आइए चलते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के इस करंट अफेयर के सेशन की कड़ी में हम लोग उन कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ को देखते हैं जो इन्वायरमेंट में या तो पूछी जाती हैं या इस एक साल के दौरान समाचार में रहीं या फिर उनसे प्रश्न आने की संभावना है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और प्रश्न बड़े ही ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इन द सेंस कि अगर आप उस कन्वेंशन को पूरी तरह से जानते नहीं तो वहाँ से आप गलत करने की संभावना बढ़ जाती है। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब हम ट्रीटीज़ और कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कन्वेंशन पढ़ते हैं, चाहे कोई भी। तो पहली बात कि वो कन्वेंशन या ट्रीटीज़ बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसको आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली याद रखना होगा। वहाँ मिक्सिंग नहीं चलेगी। प्रश्न वहाँ से एक स्टेटमेंट के रूप में होते हैं, वहाँ ज़रूर एक स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित रहता है। दूसरा कि उस ट्रीटी या कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, किस बड़े गोल को ध्यान में रख करके उसे बनाया गया, और अगर उससे संबंधित कोई रिपोर्ट रिसेंट ईयर में है तो फिर वो ट्रीटी और कन्वेंशन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या था। तीसरी बात, उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में वो ट्रीटी या कन्वेंशन या फिर उस परिप्रेक्ष्य में भारत, दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि whether India is a part of that treaty or convention or not the part of treaty of convention, or India have signed the treaty but not ratified, but ratified and signed both। तो यहाँ से कुछ न कुछ ट्रिकी जो ट्रैप हैं वो आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके नोट्स भी बनाइए और हम लोग आज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ को एक साथ में लेकर के आया हूँ, जिसमें लगभग पूरे इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी हैं उसको आज हम लोग आज अथवा एक और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ट्रीटी या कन्वेंशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट, या इन्हें हम रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में जानते हैं। 1971 में इस ट्रीटी पे एक मत देश हुए और ऐसे स्थान जो कि वेटलैंड के रूप में हैं, और आपको जब जेनरिक क्लास चलती है तो उसमें बताया जाता है कि वेटलैंड क्या होते हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। जैव विविधता रिच होने के कारण इनकी जो इकोलॉजिकल सर्विस है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसके इम्पोर्टेंस अधिक है। तो रामसर कन्वेंशन साइट या फिर रामसर कन्वेंशन विश्व में अकेला अलहदा ऐसा कन्वेंशन है जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए उपयोग में लाया गया, या यूं कह लीजिए एक निश्चित इकोसिस्टम के लिए रामसर कन्वेंशन साइट या रामसर कन्वेंशन लाया गया है। तो वो कौन सा इकोसिस्टम है आप सभी जान गए कि वो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज वाटर इकोसिस्टम का जहाँ मिलता जुलता स्वरूप है, जैसे वेटलैंड, वहाँ पे वो समस्त वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको रामसर कन्वेंशन साइट के तहत कंजर्व करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड। स्पष्ट है कि रामसर कन्वेंशन ट्रीटी है जो वेटलैंड के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और उसके कंजर्वेशन की बात करता है। रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेटलैंड एंड देयर इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। ये सर्विसेज हैं किसी भी वेटलैंड की या किसी भी बायोडाइवर्सिटी रिच जोन की, जो क्या हो सकती हैं, वो इकोनॉमिकल हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं, साइंटिफिक हो सकती हैं, रिक्रिएशनल हो सकती हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ हो सकते हैं। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये हर इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक वैसे ही वेटलैंड भी प्रोवाइड कर रहा है बच्चे। इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक, रिक्रिएशनल एज वेल एज एस्थेटिक।
रामसर कन्वेंशन इज ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद द पर्टिकुलर इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, ये एक अपने टाइप का अकेला कन्वेंशन है जो कि एक किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम से संबंधित है। द ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। रामसर एक शहर है ईरान का। 1971 में इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया और पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी पे पैन geographic region of the planet इसको अडॉप्ट किया गया। द कन्वेंशन यूजेज अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ वेटलैंड कवर्ड इन दिस इट्स मिशन। वेटलैंड की परिभाषा क्या होगी उसे इस कन्वेंशन में कवर किया गया है। वेटलैंड वो जगह हो सकती हैं जो लेक्स अथवा रिवर उसमें हो सकता है, स्वैम्प या मार्शेज हो सकते हैं, दलदली भूमि हो सकती है, वेट ग्रास लैंड हो सकता है, पीट लैंड हो सकता है, ओएसिस, एस्चुरी, डेल्टा या टाइडल बैक वाटर हो सकता है, नियर शोर, मैनग्रूव प्लांट, कोरल रीफ इत्यादि। जहाँ कहीं भी पानी हो, पानी काफ़ी समय तक उस क्षेत्र को सिंचित कर रहा हो, वो समस्त वेटलैंड हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कोई रिजर्वायर बनाए, डैम कंस्ट्रक्शन किया, कोई पॉन्ड बना दिया फिश कल्टीवेशन के लिए। राइस पैडी फील्ड को भी वेटलैंड कहा जाता है, या फिर साल्ट पैन। साल्ट पैन आप हो सकता है आपके लिए अनोखी बात हो, लेकिन जहाँ कहीं भी नमक का एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ के लिए छोटे छोटे तालाब काफ़ी परिचित तालाब के रूप में जाने जाते हैं, तो वहाँ नमक का एक्सट्रैक्शन, तो ये सारे जो हैं वेटलैंड के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो वेटलैंड क्या है आप समझ रहे होंगे। और यहाँ जैसे ही ये वेटलैंड होता है तो इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। वाई? बिकॉज दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन मिलता है। एक तो यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी होती है, दूसरा इट इज़ क्लोज टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी भी इससे जुड़ जाती है और साथ ही साथ इसके पानी के कारण कमांड एरिया डेवलप होता है, तो इससे आसपास काफ़ी घनी बायोडाइवर्सिटी, बायोटा जिसको आप कह लें या फ्लोरा जिसको आप कह लें, वो वहाँ मिलता है। तो इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अगला पॉइंट है इसको मत भूलिएगा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वो वेटलैंड आते हैं जो कि थ्रेटेंड हो, अभी उनको कोई खतरा हो, अभी उनकी बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा हो, और वो खतरा ज़्यादातर एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, मैन मेड हो, डेवलपमेंट हो रहा हो उसके कारण हो, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा हो, रोड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा हो उसके कारण हो, तो वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। वो सारे रामसर कन्वेंशन साइट। Under the Ramsar Convention is a register of wetland site on the list of wetland of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring, are likely to occur as a result of technological development, pollution or other human interference। जहाँ कहीं भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण उनमें इकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उनका चेंज कुछ हो रहा हो, उनके कैरेक्टर में चेंज हो, अथवा वो थ्रेटेंड हो, तो उनको हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। ये मेंटेन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, रामसर कन्वेंशन साइट। जैसे भारत में वर्तमान समय में लगभग 39 रामसर कन्वेंशन साइट हैं, लेकिन भारत में इस समय मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 2 कन्वेंशन साइट हैं। एक है बच्चों केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, और दूसरा है लोकटक लेक मणिपुर। दोनों लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स बनाएं फटाफट। ये 2 साइट आज भी कहने का मतलब ये है कि पहले चिल्का लेक को भी रखा जाता था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, लेकिन चिल्का लेक रिकवर हो गई इससे और आज चिल्का लेक उसको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक लेक मणिपुर, इन दोनों को अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। सो दे आर द स्पेशल एमंग द स्पेशल्स। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस भी इकोसिस्टम पे जो रामसर कन्वेंशन साइट है थ्रेट ज़्यादा होगा, उनको हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो ट्रीटी कन्वेंशन डिक्लेरेशन कॉन्फ्रेंस वो आपके लिए है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। ये दुनिया में पहला
डिक्लेरेशन था या कॉन्फ्रेंस था जो ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट से संबंधित था। इससे पहले हम सभी सोए हुए थे, अचानक से जगते हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम ऑन 5th and 6th of June 1972। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा, 5 से 6 जून 1972। जनरली कॉल्ड एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है और 1960-65 तक वो समय आ चुका था जब हमें लगने लगा था कि पोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, खैर अभी ओजोन डिप्लीशन के बारे में नहीं पता था, बट इंडीड वी आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, और वो इस तरह से हो रहा था कि जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनको ये परसीव होने लगा था कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मिटिगेशन मेजर, ताकि आने वाले समय को हम वैसा ही बनाए रख सकें जैसा कि हमें मिला था। इस कॉन्फ्रेंस में 113 स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें भारत भी एक स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट करता है और इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करता है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, पहला डिक्लेरेशन, पहला कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट पे हुआ था। एनवायरनमेंट की सुरक्षा को लेके चिंता लोगों में बढ़ी थी। और आगे पढ़ते हैं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंटेन्स 26 प्रिंसिपल। These principles provide the basis of an international policy for protection and improvement of the environment। ये 26 इसमें नियम, कानून और शर्तें हैं जो बताती हैं कि हमें ये इंटरनेशनल पॉलिसी हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई हैं। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन परसुएंस ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बर्थडे भी यही है। आप देख रहे हैं बच्चे, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, और आप इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। दुनिया भर में जो भी रिसर्च हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन जो भी हो रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसमें एक पिविटल ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो इसी कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश किया गया था। सो डू रिमेंबर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि UNEP यहीं पे शुरू होता है, ठीक है। द UNEP वर्कड एज कैटलिस्ट, स्टिमुलेटर एंड कोऑर्डिनेटर अमंग द मेंबर स्टेट ऑन द एनवायरमेंटल एक्शन। नाम आपको मैंने बता ही दिया। एक पिविटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है। अगला है बच्चों, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी रिसेंटली पोचिंग जैसी समस्या या एंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड खूब सारा हो रहा था, चाहे उसमें ऑलिव रिडले टर्टिल हो, पेंगोलिन हो या और भी बहुत कुछ, जिसके कारण ये कॉन्फ्रेंस या यूं कह लीजिए कन्वेंशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1973 में ही ऐसा कन्वेंशन बना है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड करने में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछने का तरीका ये हो सकता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड या उनसे बने प्रोडक्ट का भी ट्रेड। तो प्रोडक्ट पे भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि UPSC की आदत रहती है शब्दों से खेलने की। The conference aimed to control or prevent international commercial trade in endangered species or product derived from it. So it is meant for both, केवल ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं, ऑर्गेनिज्म जो इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म है उससे कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, उसकी खाल, उसकी सींग, उसके स्केल्स, कुछ भी हैं, उन सब के ट्रेड के लिए ये कॉन्फ्रेंस था जो प्रिवेंट करता था इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड को। द कन्वेंशन डिड नॉट सीक टू डायरेक्टली प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये डायरेक्टली नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज को, बट रैदर इट एम टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इंसेंटिव। लेकिन ये इकोनॉमिक इंसेंटिव को कम करने के लिए ज़रूर विचार करने के लिए कहता है कि भाई मान लीजिए आपने अगर पेंगोलिन
एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इसके स्केल्स चाइना में मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसलिए खूब बेचे जाते हैं। ये स्केल आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो इस पर जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उसको इतना बढ़ा दो, जो टैक्स है वो इतना बढ़ा दो कि आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, तो इसका जो परचेज होगा वो कम होगा। कहने का मतलब है कि लोगों की इच्छाएं इसके प्रति कम होने लगेंगी क्योंकि ये महंगा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली इट विल प्रोटेक्ट द endangered species and their trade also। तो कुछ इस तरह से आप अगर इसको इकोनॉमिकली लेस इंसेंटिव बना देंगे तो वो ये कन्वेंशन उसके लिए कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि endangered species की पोचिंग कम हो, कम मारे जाएं, उनके हैबिटेट की लॉस कम हो और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन। पोल्यूटेंट होना चाहिए एयर पोल्यूशन। कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनका सस्टेनेबल पीरियड या जिनका जो रिटेंशन पीरियड है वो कई साल तक हो सकता है। से फॉर एग्जांपल 40 years to 260 years, दिस मच टाइम। ये वो एयर पोल्यूटेंट हैं जो हमारे वायुमंडल में कई दिनों तक अपने उसी फॉर्म में रह सकते हैं। और अगर इतने दिनों तक कोई भारत के वायुमंडल में रह रहा है तो ऑब्वियसली ये बांग्लादेश भी जा सकता है, चाइना भी जा सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है, श्रीलंका कहीं भी जा सकता है। तो इसके लिए 1979 में कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन पे कन्वेंशन किया गया, बनाया गया। द कन्वेंशन ओपनड फॉर सिग्नेचर इन 1979 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983। ध्यान रखिएगा, द एम ऑफ कन्वेंशन इज दैट पार्टी शैल एंडेवर टू लिमिट एंड as far as possible gradually reduce and prevent air pollution including long range transboundary air pollution। इस कन्वेंशन का जो मुख्य लक्ष्य है कि जो भी पार्टी हैं उनको एंडेवर करना चाहिए, मतलब बहुत प्रमुखता से ये प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके क्रमशः इस ऐसे एयर पोल्यूटेंट जो रिटेंशन पीरियड जिनका ज़्यादा है, जो बाउंड्री क्रॉस करके जा सकते हैं दूसरे देशों में, उनका प्रोडक्शन कम हो, उनके उपयोग पे धीरे धीरे आप कमी लाएं अथवा समाप्त करें। ऐसा वास्तव में देखा जाए बच्चों तो यूरोपियन यूनियन के देशों में ये लागू भी हुआ था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो देश हैं उसमें देखेंगे आप कुछ जो है इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं और कुछ देश आज भी, माइंड माय वर्ड्स, आज भी अपने सस्टेनेबल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आज भी वो देश परचेजिंग पावर अच्छी है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, बट दे डू नॉट हैव गुड रोड। उनके गांव में आज भी मिट्टी के रोड जानबूझ करके वो रखे हुए हैं जस्ट टू मेक देयर नेशन इन अ प्रिस्टीन फॉर्म। ऐसा है, आप कभी भी यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं यूरोप में जो कि अभी वो प्रिस्टीन फॉर्म में हैं, अभी अपने को वो बहुत डेवलप कर नहीं रहे हैं, ऑल्दो दे कैन डू दैट, लेकिन नहीं करते, जस्ट टू मेक देयर इन्वायरमेंट सो क्लीन सो दैट दे विल गिव देयर इन्वायरमेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द सेम फॉर्म दे हैव रिसीव्ड। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन जो हुआ था वो बेसिकली यूरोपियन कंट्री के लिए हुआ था। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। पार्टी डेवलप पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट द डिस्चार्ज ऑफ एयर पोल्यूटेंट थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। ये उसके तरीके हैं कि किस तरह से पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कॉम्बैट करने के लिए, जिसमें इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, रिसर्च और मॉनिटरिंग को हम शेयर भी कर सकें। ठीक है बच्चों, हुआ क्या है कि 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों का उदाहरण लें तो कुछ यूरोपियन कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हुए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कुछ मॉडरेटली डेवलप हुए और कुछ ने अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही रखा।
उस स्थिति में चूंकि देश छोटे थे, ज्योग्राफिकल एरिया छोटा था, तो जो जो लोग एयर पोल्यूटेंट इस तरह का प्रोड्यूस करते थे तो उसके कारण दूसरी कंट्री भी उसका नुकसान उठाती थी, इसलिए इस कन्वेंशन को स्पेशली लाया गया था, याद रखिएगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन प्रोग्राम डायरेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, ये खूब मोटे में आप लिख लीजिएगा। इट वॉज इन न्यूज़, सो आई हैव कवर्ड दिस। India is not part of this convention. Are you getting this? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1985 में वियना कन्वेंशन होता है। पहला कन्वेंशन है जो ओजोन लेयर से संबंधित है। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन विच इज रिलेटेड विथ ओजोन लेयर। सो वियना कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1985. It was the convention which is related with ozone layer एज अ होल, कि ओजोन लेयर बना कैसे ओजोन होल कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर क्या है, इसके बारे में ये बात जानकारी हो गई थी कि कैसे डिप्लीशन हो रहा है, इसको ठीक रखना है, ठीक है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कन्वेंशन दैट इज रिलेटेड विथ ओजोन डेप्लीटिंग एजेंट, यानी ओजोन डेप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और ओजोन के लेयर से संबंधित प्रोटोकॉल वियना प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे छोटा सा अंतर है, और प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ओजोन लेयर और प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर प्रोटोकॉल एंड विच इज़ द फर्स्ट वन। तो ये पहला है, इट इज़ द फर्स्ट प्रोटोकॉल रिलेटेड विथ ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. It became an important legal basis for taking international action to protect the Earth stratospheric ozone layer. आप सबको पता है बच्चे, जनरल क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ओजोन है, ओजोन गैस है, और ये ओजोन गैस हमें बचाती है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से. सूरज के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो UVA, UVB और UVC प्रकार की हैं, 3 प्रकार की होती हैं. खास करके उसमें UVB अल्ट्रावायलेट बी वो अत्यंत घातक होती है हमारे लिए. ये ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और अगर ओजोन में क्षरण हो जाता है तो ये पृथ्वी तक पहुंचती है और विभीषिका क्रिएट करती है. आप सबको पता है स्किन का कैंसर, सनबर्न, अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण म्यूटेशन, जो हमारे फ्लोरा हैं, जो हमारी फसलें हैं, उनमें भी ये वही कारण जो कुछ भी प्रभाव ह्यूमन पे डालती हैं वहाँ भी डालती हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट अवरुद्ध होता है, विकास अवरुद्ध होता है, तो उत्पादन अवरुद्ध होता है. तो अल्ट्रावायलेट रे के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, इसको हम लोग जनरिक क्लास में पढ़ते हैं. फिलहाल ये कन्वेंशन है अल्ट्रावायलेट बी ना पहुँचे हमारे यहाँ, उसके लिए ओजोन की लेयर ठीक ठाक रहे, ओजोन का कंसंट्रेशन ऊपर ठीक ठाक बना रहे, उसका प्रोटेक्शन होता रहे, उससे संबंधित ये वियना कन्वेंशन था. तो आइए पढ़ते हैं. अमंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन द कन्वेंशन इज फॉर पार्टी 2. क्या क्या करना है भाई पार्टी को? प्रमोट कोऑपरेशन, आपसी सहयोग करिए, मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, research, information exchange on the effect of human activity on the ozone layer. ओजोन लेयर से संबंधित आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, अनुसंधान, सूचनाओं का आदान प्रदान, नई तकनीकियों की खोज जिससे ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है वो कम हो सकें, ओजोन को समय मिले कि वो ओजोन पुनः बन जाए, इत्यादि को करना है. अडॉप्ट लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर. वो पार्टी जो इससे संबंधित हैं इस कन्वेंशन से, उनको लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अपने यहाँ कानून बनाने होंगे, अपने यहाँ एक्ट पास करना होगा, ताकि ऐसी एक्टिविटी जो ओजोन लेयर को समाप्त करने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, एडवर्स इफेक्ट ओजोन पे डाल रहे हैं, उसको कर्टेल कर सके, कम कर सके या उसे पनिश कर सके. तो ये वियना कन्वेंशन में कहा गया बच्चों. उसके बाद आ जाता है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सबस्टेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर. ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले पदार्थों से, सब्सटेंसेस. डू रिमेंबर
Vienna Convention is related with protection of ozone layer, and Montreal Protocol is related with protocol on substances that deplete the ozone layer. Both are related with somewhere with protection of ozone layer, बट अगर प्रिसाइजली टेक्निकली उसमें कुछ आपको ये देखना है तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल डील्स विद द सब्सटेंसेस विच इज कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन, वाइल वियना प्रोटोकॉल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. तो दोनों मिल के प्रोटेक्शन करते हैं, ये बात सही है. अलग अलग जानते रहिए, बेहतर रहेगा. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी designed to protect the ozone layer by phasing out the production of number of substance believed to be responsible for ozone depletion. भाई ओजोन डिप्लीशन कौन करता है ये तो आपको पता ही होगा. CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोकार्बन दैट इज इनको फ्रियॉन 11 भी कहा जाता है, फ्रियॉन 11, या इनको हैलोजिनेटेड, देखें ये सारे नाम हैं, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है. अब ये कहीं आ जाए तो ये अलग नहीं है, ये एक ही भाई हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. आपको समझना होगा कि इनके क्या क्या नाम हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोकार्बन, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन. ये तो जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ उस समय बस इतना ही पता था. बाद में जाके पता चला कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलते हैं, ये कमबख्त भी ओजोन को ह्रास करते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं. तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में चर्चा नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि तब तक ये बात नहीं पता थी. बात पता चली तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कई सारे रिवीजन होते हैं. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे. 5 रिवीजन हो चुके हैं अलग अलग, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रिवाइज किया गया है देश, काल और वातावरण में हुए परिवर्तन और नई खोजों के आधार पे कि अच्छा इसको भी हमें रखना होगा. तो आगे चल के नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी ये तमगा मिलता है कि तुम भी ओजोन डिप्लीट कर सकते हो. ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय phasing out the production of number of substance believed to be responsible for ozone depletion. Treaty is structured around several group of halogenated hydrocarbon. ये नया नाम है, आप इसको ध्यान में रखिएगा. halogenated hydrocarbon. halogen किसको कहते हैं बच्चों? आपने उम्मीद करता हूँ क्लास 10th पास की होगी और अपने से पास की होगी. हेलोजन जो 7th ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन कहे जाते हैं. तो क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन तो नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन से जब हाइड्रोकार्बन को आप हेलोजिनेट कर देते हो, उस पे हाइड्रोकार्बन से जोड़ देते हो, तो वो CFC HBC बन जाता है. HFSC भी हाइड्रोफ्लोरो कार्बन. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट, और इनको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत रखते हैं. ऑल ऑफ दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कंटेन आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन. ये फ्री रेडिकल में पहुंचते हैं. स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते ही क्या कमाल होता है मैं आपको बता दूं. स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है और ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन तथा नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है. ये नवजात ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत चंचल होता है. जैसे ही ये टूटती है, वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फीयर का क्षेत्र है वहाँ पे हीट निकाल दी जाती है. ये निकली हुई हीट स्ट्रेटोस्फीयर को गर्म करती है. पुनः ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ते हैं और O3 बना लेते हैं, और ये साइकिल वहाँ चल रही होती है. इस साइकिल को तोड़ने के लिए नीचे से हम लोग ये पत्थर उछाले थे आसमान में छेद करने के लिए. दुष्यंत कुमार जी ने कहा ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. तो उनकी बातों को हम सीरियसली ले लिए और हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पत्थर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के पत्थर,
हाइड्रोब्रोमोकार्बन के पत्थर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के पत्थर, जो अभी तक नहीं पता था, मॉन्ट्रियल जब तक था, फेंकना शुरू किया। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचे। ट्रोपोस्फीयर में तो ये चुपचाप रहते हैं एकदम, बिल्कुल ऐसे जाते हैं ट्रोपोस्फीयर से, ये जो क्षोभ मंडल है, कि ये कोई कुछ भी नहीं करेंगे। दे आर नॉट रिएक्टिव। ये नॉट रिएक्टिव होते हैं कहाँ? क्षोभ मंडल में। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तापमान कम होता जाता है, और तापमान क्षोभमंडल में कम होता है और उस पर ये रिएक्शन नहीं दिखाते, चुपके से निकल जाते हैं। और जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे इनको अचानक से अत्यधिक तापमान मिलता है और ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होते ही नाइट्रोजन फ्री रेडिकल बना लेते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देते हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देते हैं। बस हो गया काम। ये जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन वाला टहल रहा है, घूम रहा है, ये चंचल तो है ही बेचारा, नेसेंट ऑक्सीजन, इसी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के इसको दूसरे उत्पाद में बदल देते हैं। ये ऑक्सीजन अकेला रह जाता है। ओजोन टूटती रहती है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनता रहता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन को किडनैप करते रहते हैं और बचती है ये ऑक्सीजन। ये वापस ओजोन नहीं बना पाती, उस क्षेत्र में ओजोन का क्षरण होने लगता है। यही ओजोन डिप्लीशन है बच्चों। ओजोन लेयर जैसा कुछ नहीं है। ओजोन का कंसंट्रेशन, जैसे आप यहाँ बता सकते हैं क्या कि यहाँ आसपास आपको ऑक्सीजन की लेयर है, तो इट इज़ नॉट लाइक लेयर। चूँकि ये प्रोटेक्शन करती है तो हम इसे मिसनॉमर दे देते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक कवच है ओजोन का, जिसको बाद में लोग लेयर 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 कहने लगे। आर यू गेटिंग दिस? सो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ लेयर, नॉट एट ऑल। ठीक है, वो ओजोन का कंसंट्रेशन है। उस स्ट्रेटोस्फीयर जोन में ओजोन ढेर सारी होती है, जो रोकती है किसे? अल्ट्रावायलेट रेज को। याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ही बृहद रूप पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ चूँकि हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, इसलिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको मैंने बता दी हैं। जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते हैं, तब तापमान अधिक होने के कारण ये अपना फ्री रेडिकल बना लेते हैं, और फटाफट क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को ये किडनैप करते हैं, ये साइकिल टूट जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल काफ़ी दिनों से दुनिया भर के जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं, उनसे पूछा जाता है, वो ऐसा गोल गोल जवाब देते हैं कि वो उसका क्लियर कट जवाब नहीं पता चलता। वो ये है बच्चों, ओजोन की बात चल रही है, ओजोन डिप्लीशन की। तो अभी रिसेंटली एक समाचार भी आपको आया रहा होगा कि ओजोन की जो परत है वो मेंटेन हो गई है अंटार्कटिका पे, कुछ ऐसा सुना था आपने। और उसका कारण न्यूज़पेपर वाले भी महामूर्ख होते हैं, इन्होंने बता दिया था कि ये जो लॉकडाउन लगा था कोरोना वाला, उसके कारण ओजोन की परत ठीक हो गई। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, और सेमी लिटरेट हैं काफ़ी लोग, इसलिए इस तरह की चीज़ें आती हैं। बट आज मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। हुआ ये था कि पहले तो आप ये जानिए कि ओजोन की जो परत क्षरित हुई है, या ओजोन का जो क्षरण हुआ है, परत याद रखिएगा नहीं है, वो कवच की तरह हमारे लिए कार्य करता है, इसलिए हम उसे एक लेयर मानते हैं। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लेयर। ठीक है, अगर वो लेयर है तो पूरा एटमॉस्फेयर एक लेयर है। आर यू गेटिंग दिस? उस संदर्भ में तो उसको लेयर कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो उसकी कुछ मोटाई वोटाई भी हो। कुछ लोगों ने मोटाई भी लिख दी है कि अगर पूरे ओजोन को एक साथ दबा दिया जाएगा तो इतने सेंटीमीटर की लेयर हो जाएगी। सम काइंड ऑफ fictitious observations आर देयर टू जस्ट टू मेक इट आउट कि ये लेयर है और कुछ नहीं। एनीवे, ओजोन, हाँ, बात में ये कर रहा था कि ओजोन का डिप्लीशन ज़्यादातर नरक जो मचाया हम लोगों ने, वो या तो ट्रॉपिक्स पे मचाया या तो टेम्परेट रीजन में मचाया। कहने का मतलब जो भी ओजोन सब्सटेंस हमने निकाले वो इन्हीं क्षेत्रों में निकाले, लेकिन ओजोन का डिप्लीशन क्यों हुआ, पोल पे ही क्यों हुआ? ये सवाल आपको आता है और लोग बता दे जाते हैं, 2-3 शब्द बोलते हैं, आप उनके शब्दों में फंस जाते हैं। कुछ लोग कह देते हैं पोलर वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन पोलर वर्टेक्स आपको समझा नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं ट्राई
सेल्यूलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। ठीक है, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। और रिसेंटली अभी जो नई रिसर्च आई है उसमें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में भी कुछ चर्चा है, लेकिन फिर भी आपको क्लियर नहीं हो पाता कि ऐसा क्या है कि अर्थ के ट्रॉपिक्स पे या टेम्परेट रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये पहुंच गया पोल पे, और पोल पे जाकर के दोनों तरफ आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों तरफ जाकर के ओजोन डिप्लीशन कर रहा है। पोलर वर्टेक्स, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जब तीनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को हम देखते हैं बच्चों, तो ये बात हम डिसाइसिवली कह पाते हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन है वो पोल पे ही होना चाहिए, किसी एक से आप इसे समझ नहीं सकते। तो चलिए पहले ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन, मुझे उम्मीद है कि आप तीनों सेल, फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो क्लास में जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। उसके कारण जो नेट रिजल्टेंट होता है वो होता है कि हवाएं इक्वेटर से उठती हैं और पोल पे जाती हैं। अगर आप ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि किस तरह से हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 कोशाओं में, और इक्वेटर से पोल के बीच में हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसी के कारण हवाएं चलती हैं। अगर आप समझते हैं तो ये बात मेरी समझ रहे होंगे, और नहीं समझते हैं तो इस क्लास में समझाना भी मुश्किल है क्योंकि ये क्लास करंट अफेयर की है। ठीक है, नेट जो डायरेक्शन होता है हवाओं के मूवमेंट का वो होता है इक्वेटर से पोल तक, पहली बात। दूसरी बात, पोलर वर्टेक्स के कारण जो पोल के आसपास की हवाएं होती हैं वो पोल के आसपास ही अटक के रह जाती हैं, ऊपर की हवाएं। तीसरी बात बच्चों, एनसीईआरटी में इशारा किया गया है, आपने शायद वो इशारा ना देखा हो, ना समझा हो। इशारा ये किया गया है कि ये है इक्वेटर और ये है पोल। ठीक है बच्चों, और जो स्ट्रेटोस्फीयर इक्वेटर पे है वो है 18 किलोमीटर ऊंचा, और पोल पे उसकी ऊंचाई हो जाती है 8 किलोमीटर। बात समझ में आई? इसका मतलब कि कुछ इस तरह का हिसाब वहाँ होगा कि यहाँ 18 किलोमीटर, थोड़ा कम बनाया, और ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ 18 किलोमीटर की ऊंचाई है और यहाँ 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। नेट जो हवा आती है इक्वेटर से चलती है और पोल पे आके गिरती है, अगर तीनों सेल को नेट रिजल्टेंट देखें। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे है और हर जगह स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं, लेकिन पोल के पास पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं जिनका एक्सटेंट अप टू 100 किलोमीटर होता है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहा जाता है इनको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जिनका एक्सटेंट काफी दूर तक होता है बच्चों। अब होता क्या है, यहां आपने मान लीजिए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। 1930 से ज्ञात है कि आपने ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट को छोड़ना शुरू किया था। 1930 का वो दशक था जब से प्रशीतक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ा गया था बच्चों। और आपको पता है ये 40 से 60 साल तक क्या करता है, वायुमंडल में रह सकता है। अब सिंपल डिफ्यूजन से ये ऊपर उठने शुरू हुए थे। ध्यान दीजिएगा, चित्र को ध्यान दीजिएगा, कहानी समझ में आ जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन से ये ऊपर उठने शुरू किए थे, ये ट्रोपोपॉज तक जाते उससे पहले ये आगे बढ़ा दिए गए। फिर यहाँ से ये ऊपर उठ रहे थे सिंपल डिफ्यूजन से, जब तक ये ट्रोपोपॉज तक जाते फिर ये आगे बढ़ा दिए गए। एक सेल इक्वेटर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पहुँच गए। और जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहे थे बच्चों, तो यहाँ चूंकि 18 किलोमीटर का रेंज था तो इट टेक्स टाइम, लेकिन इनका ये ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र था, यहाँ 8 किलोमीटर ही ऊपर उठते तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँच जाते। जब तक ये ट्रोपोस्फीयर में थे तो तापमान क्या था, ऊपर जाते ही कम हो रहा था।
ये इनएक्टिव थे। जैसे ये यहाँ 8 किलोमीटर के आसपास पहुँचे, इनको स्ट्रेटोस्फीयर मिल गया, इनका तापमान बढ़ गया, ये दूसरे पदार्थ मतलब रिएक्टिव स्पीसीज में सिंगलेट इलेक्ट्रॉन के साथ परिवर्तित होने लगे और इनको साथ मिल गया पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के अंदर ये जाके समाहित हो गए, एडजॉर्ब हो गए। शब्द याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में जाकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एडजॉर्ब हो गए और यहीं रहने लगे। इन्होंने अपना घर बना लिया। जो भी बन के आता यहीं रहता, जो भी बन के आता यहीं रहता। अच्छा, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड 6 महीने बना रहता है और 6 महीने ये समाप्त होता है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। 6 महीने के दिन में टेम्परेचर अधिक होता है यहाँ अपेक्षाकृत, तो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या करते हैं, इनसे इल्यूट होते हैं। कौन से तत्व? जो ओजोन डिप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनेंगे तो सब उड़ जाएगा। आपको एग्जाम देना है, मेरा प्रयास है, आप ध्यान दीजिए। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से इल्यूट हुए। 6 महीने दिन भर इन्होंने काटना शुरू किया। किसको? ओजोन को। ओजोन से निकले नेसेंट ऑक्सीजन को ये किडनैप करना शुरू किया। ठीक, ओजोन डिप्लीशन होने लगा, होने लगा, होने लगा। इनकी खेप आकर के यहीं इकट्ठा हो रही थी। यहाँ तक आने के लिए ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, पोलर वर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हाइट है ट्रोपोपॉज की हाइट या स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट 18 किलोमीटर इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर पोलर रीजन पे, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल डिफ्यूजन से जब तक ये ऊपर पहुंचते, यहाँ इक्वेटर तक नहीं पहुंच पाए थे, तब तक भगा दिए गए वहाँ से। आगे भी नहीं पहुंच पाए, आगे भगा दिए गए, और 8 किलोमीटर वाले रेंज पे भगाए जाते उससे पहले इनको मिल गया इनकी शरण, इनका 2 BHK पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में जाके इकट्ठे हो गए। और जब मौका मिला तब अपहरण का उद्योग इनका चलने लगा। जैसा कि 1990 के उत्तरार्ध में बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रहा था। अपहरण उद्योग नाम से प्रचलित था, उस पर मूवी भी बनी है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर बहुत गंदे तरीके से मुझे भी मिला था जब मैं तैयारी करता था, लेकिन मुझे क्लियर कट कंसेप्शन नहीं हुआ था कि कैसे आखिर ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ों को जब आप जोड़ के देखते हैं तो आप इसे बता पाते हैं कि वास्तव में ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट तो निकले थे ट्रॉपिक्स में या टेम्परेट रीजन में, पोलर रीजन में क्यों ओजोन डिप्लीशन हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्हीं सब्सटेंस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। द ट्रीटी इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड सेवरल ग्रुप of halogenated hydrocarbon that have been shown to play a role in ozone depletion. All of these ozone depleting substances contain either chlorine or bromine. Free radical substance containing fluorine only do not harm the ozone layer. ठीक है, आगे चलते हैं। The treaty was opened for signature in 1987 and entered into force in 1989. It has undergone 5 revision. Just see this. मैंने आपसे कहा था देश काल वातावरण बदलता है तो उसके हिसाब से ट्रीटीज़ भी बदलती हैं, कन्वेंशंस भी बदलते हैं, रूल्स और मैनुअल्स भी बदलते हैं। और ये रूल्स एंड मैनुअल्स चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो साइंटिफिक हों, चाहे वो ए रिलीजियस हों, अगर नहीं बदले परिवर्तन के कारण तो वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरत होती है परिवर्तन के साथ स्वयं को पॉजिटिवली परिवर्तित कर लेना। ठीक है बच्चों, इशारा आप समझ रहे होंगे। इट हैज़ अंडरगॉन 5 रिवीजन इन 1990 लंदन, 1992 कोपेनहेगन, 1995 वियना, 1997 मॉन्ट्रियल एंड 1999 बीजिंग। ये रिवीजन्स हुए और इन रिवीजन में बहुत सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट डू रिमेंबर दीज रिवीजन। अगर आपको मेंस में भी आए तो रिवीजन क्या हुए थे,
आप उसको नट शेल में लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा 200 शब्दों में आपको सब कुछ लिखना होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेंगे किस रीजन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बट यस, आने वाले समय में जो कुछ भी नए रिसर्च और ऑब्जर्वेशन थे उनको इंक्लूड किया गया था। इन अ मेजर इनोवेशन, the protocol recognized that all nations should not be treated equally. This is the one of the democratic thing which I like in Montreal Protocol. सारे देश को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे देश ओजोन जो डिप्लीशन चाइना इंडिया कर रहे हैं उसी के आधार पे तोंगा और किरिबाती को भी खड़ा कर दिया जाए, नहीं। ऐसे देश, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनके जो साइंटिफिक एक्यूमेन है, उसके आधार पे नेशंस को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। पता चले इंडिया और तोंगा को एक साथ ट्रीट कर दो, तोंगा जो है चीखने लगेगा। द एग्रीमेंट एक्नॉलेजेस दैट सर्टेन कंट्री हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओजोन डिप्लीशन मोर देन द अदर्स। से फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड युगांडा, तो आपको पता है कि किसने ओजोन डिप्लीशन के लिए ज़्यादा योगदान दिया होगा। हम लोग भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें अगर युगांडा को भी आपने इंडिया जैसे ट्रीट किया और कह दिया कि तुम अपनी एसी बंद करो, तो पागल हो जाएगा, कहेगा कि हम तो 2 किलो मुश्किल से निकालते हैं और आप हमारी एसी बंद करने पे लगे हुए हैं, पहले इंडिया की बंद करवाइए। दैट्स वाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ सो डेमोक्रेटिक एंड इट हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट हैव गिवन अ काइंड ऑफ यू कैन से फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन, कि हम कैसे, जब अभी आने वाला है समय जब आपको ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाना है, तो उसमें अलग अलग देशों को कैसे ट्रीट करना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा यहीं से बढ़नी शुरू होती है। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल यू कैन से कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल हैव स्टार्टेड फ्रॉम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वैसे ऐसा सोच के कभी बनाएंगे नहीं यूपीएससी वाले, लेकिन ध्यान रखिएगा यहीं से डेमोक्रेटिक बात को इंक्लूड किया गया है। अब थोड़ी है कि मेरी तरह यूपीएससी वाले भी सोच लें, है कि नहीं। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट अ नेशंस ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस करंट इमिशन शुड रिफ्लेक्ट इट्स टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल एबिलिटी टू डू सो। डू रिमेंबर दिस, ओके। अगला है बच्चों, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। यही वो रिपोर्ट है जहां से हम लोग चिल्लाना शुरू किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही वो रिपोर्ट है जो 1987 में दुनिया की आंख खोलती है, कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, नीड को पहचानो, ग्रीड को त्यागो। तो लिटरेचर भर में यही लिखा है कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ कही गई थी। चूँकि इन्होंने पब्लिश कर दी, दुनिया भर में बता दी, इसलिए। नहीं तो हमारे गांधी बाबा तो पहले से ही चिल्लाते थे कि नेचर आपकी नीड को पूरा कर सकती है, धरती माँ आपकी ग्रीड के लिए नहीं बनी है, और अगर आपने ग्रीड शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, चलो ब्रंटलैंड रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन गांधी जी को याद करते हुए। 1987 में इनकी आंख खुली है। गांधी जी ने अपनी आंख बंद होने से पहले 40 साल पहले ये बात कह दी थी। जस्ट इमेजिन हम लोग कितना आगे रहे हैं दुनिया से, दुनिया को ये अंदाज़ा भी नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज क्रिस्टलाइज्ड, क्या शब्द है, वाह, क्रिस्टलाइज्ड इन 1987 रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द ब्रंटलैंड कमीशन which drew upon long established line of thought that had developed substantially over the period of 20 years. The Brundtland Commission characterization of sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी अपना वर्तमान ठीक करो और ऐसा ठीक करो कि फ्यूचर में जो वर्तमान आए, मतलब फ्यूचर जनरेशन का जो समय हो वो बिना कंप्रोमाइज़ हुए हो। तो आप अपनी नीड पूरी करो, ये नहीं कि आपने इकट्ठा कर लिया और फ्यूचर जनरेशन ठन ठन को पाल। तो ये बात कही गई और यहीं से पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठती है और दुनिया को भी ये लगने लगता है कि नहीं, वी मस्ट गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
The prominence gives to needs reflect a concern to eradicate poverty and meet basic human need broadly understood। ये बहुत अच्छी बात है जिसको हम आज भी अगर दिल से आत्मसात कर लें तो पावर्टी तो ख़त्म होगी ही होगी, हम अपने इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रख सकेंगे अगर हम अपनी नीड को पहचान लें। इस कोरोना पेंडेमिक में एक आपको समय मिला है सोचने का कि हमारी नीड क्या है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैक्रोनी के अलावा भी हम जीवन यापन कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं थे? अगर कर सकते हैं तो क्या आगे भी करेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या हम अपनी नीड को पहचान रहे हैं? और अपनी नीड को अगर आप पहचान रहे हैं तो आप भी कैपेबल हो गए हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, आप भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अपनी नीड को पहचानिए और बाकी जो है अस्तेय, अपरिग्रह, बड़ा अच्छा शब्द है, अपरिग्रह, धन का संचय न करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब होता है अन्यथा धन का संचय न करना। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी साधु संत, सन्यासी और सन्यासिनी हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भारत आपको देखना चाहेगा। इशारा आप समझ रहे होंगे। धन का संचय आप तनख्वाह से नहीं करते। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस्ड अटेंशन ऑन फाइंडिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट in ways that avoid environmental degradation, over exploitation of pollution and sideline less productive database about whether to prioritize development or the environment। ठीक है, तो ब्रिडलैंड रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला है बच्चों बसेल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, जिसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आप लिखे होंगे, आपने इसको नोट्स बनाया होगा और कल हम लोग अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।